हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और अगर टाइम रहता है तो मैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी करा दूँगी। ठीक है, तो वो देख लेंगे जैसा जो रहेगा, है ना। अगर कम टाइम में ये हो गया कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तो मैं 4 भी आज ही करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो ओवरहेड्स के बारे में बोलता है, और ओवरहेड्स जो है वो आप बीकॉम में पढ़ के आ चुके हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले देखो, भी मैंने पहले भी बोला था कि आपको एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, देन ऑब्जेक्टिव, देन स्कोप, देन डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल्स, देन आपका प्रेजेंटेशन, देन डिस्क्लोजर। ये 7 स्टेप्स थे जो आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने पहले भी बोला था। तो स्टेप वाइज फिर हम चलते जाएंगे, फिर आपको मतलब ठीक है याद भी होता जाएगा। मैंने फर्स्ट जब करवाया था, सेकंड भी जब करवाया था, तो अच्छे से फॉर्मेट बताया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी, ओवरहेड्स के बारे में हम बीकॉम में पढ़ के आ चुके हैं। ओवरहेड्स होता क्या है? ओवरहेड्स होते हैं कि आपने ना, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो अपने बिजनेस में, तो उस प्रोडक्ट में कुछ खर्चा ऐसा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब हम ऐसा बोल देते हैं ना, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो, डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट सारी की सारी किस में आ जाती है? ओवरहेड्स में आ जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओवरहेड्स जो होती है उसकी कॉस्ट को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी हम बीकॉम में पढ़ के आ चुके हैं। सो इनडायरेक्ट मटेरियल में ऐसा मटेरियल जो कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये जो होते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, मतलब कि हम अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादातर इस टाइप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसे पर्सनल अपने हाथों से ही बनाओगे मान लो, लेकिन उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपके हाथों को कोई नुकसान हो, तो आप ग्लोव्स का यूज़ करोगे, है ना, हाथों में दस्ताने पहन लोगे, एंड देन फिर उस प्रोडक्ट को बनाओगे। तो फिर ये जो हो गया, वैसे तो ये आपका प्रोडक्ट बनाने में कोई यूज़फुल नहीं है ना ये ग्लोव्स, देखे तो, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में तो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे इस पैन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, और जो कुछ भी चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है ना, वो चीज़ें चाहिए। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। ग्लोव्स तो वैसे नहीं चाहिए होगा, है ना, वो तो हम मिक्स करेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हेल्प तो कर रहा है ना उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे वो भी एक तरह से आपके उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी शामिल होती है। ठीक है, जैसे नट बोल्ट हो गया, जैसे ग्लू भी यूज़ करते हैं कभी कभी किसी प्रोडक्ट में, हम टेप का भी यूज़ करते हैं। सो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, और उनकी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो कि क्या होती है? ओवरहेड्स में आती है। फिर इनडायरेक्ट लेबर्स, जो कि ऐसे लेबर या मजदूर जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट से, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, ये बंदा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा लेकिन आपके प्रोडक्ट की रखवाली तो कर रहा है ना। इसी तरह से सुपरवाइज़र, ये भी प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे लेकिन प्रोडक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, राइट। सो इनकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट भी ओवरहेड्स कॉस्ट में शामिल होगी। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, उस प्रोडक्ट में जो इक्विपमेंट बना है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट जहाँ रखा गया है, फॉर एग्जांपल जिस गोडाउन में वो रखा गया, तो उसका रेंट है ना, है तो उस प्रोडक्ट की सुरक्षा से रिलेटेड, तो वो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, वो ओवरहेड्स में आएगा। फिर कोई आपने किसी को टेलीफोन किया कि भाई हमने रॉ मटेरियल मंगवाना है ना, अपने सप्लायर को ही कॉल कर दिया, तो या उसका जो खर्चा होगा वो भी ओवरहेड्स में चला जाएगा। सुपरवाइज़र की सैलरी, जो यहाँ पे सुपरवाइज़र का काम कर रहा है तो उसकी सैलरी जो आप दोगे, तो ये सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, और ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? ओवरहेड्स में आती है। तो इसका मतलब ओवरहेड्स क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी विच कांट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और जॉब प्रोसेस, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ के आ चुके हैं, वही है भाई, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। वही 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको बार बार याद करने हैं। ठीक है, तो कैसे? यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। किसके प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स? जब हम ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे तो उसके प्रिंसिपल्स और मेथड जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि वो ना सेम हम यूज़ करें, ताकि बाद में जब हम
उनकी कंपैरिजन करें उन ओवरहेड्स की, उन कोस्ट्स की, तो फिर हमें कोई दिक्कत ना हो, राइट। फिर कंसिस्टेंसी की, जो प्रिंसिपल्स मेथड्स आप यूज़ करो उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेसी बनी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब जब आप ओवरहेड को डिटरमाइन करो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब क्रिस्टल क्लियर वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है ना, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को ही वो अच्छे से समझाए। तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सारे मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ताकि बाद में जब आप ओवरहेड को कैलकुलेट करो या कंपैरिजन वगैरह करो तो ईजी रहे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, लगातार चलनी चाहिए वो, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स था। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सेकेंड स्टेप हमने कर लिया, 5 स्टेप और रह गए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्कोप। स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, है ना, इसके एरियाज कौन कौन से हैं। तो ये कोस्ट स्टेटमेंट में अप्लाई होगा, यानी जो हमारी ओवरहेड कोस्ट है उसको हम कोस्ट स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे कि कितनी कितनी कोस्ट आई, है ना। और जो हमारा ओवरहेड है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर कोई भी ओवरहेड हो, तो उसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन से टाइप का ओवरहेड है, मेज़र करेंगे उसको, ठीक है, पता लगाएंगे। और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने लिखनी है। और इनको वही बात है, सेपरेट भी लिख सकते हो कि वी इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, इट ऑल्सो इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, इट ऑल्सो इंक्लूड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ओवरहेड। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, राइट। देन डेफिनेशन की, जो आपका कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसमें मेन क्या डेफिनेशन है। तो मेन एक तो होगी ओवरहेड के जो टाइप्स थे आपके, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था। एडमिनिस्ट्रेशन जो किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उस संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट है ना, मेन हेड होते हैं ना फैक्ट्री का, ऑफिस का, मतलब ऑफिस का, या जो आपकी संस्था है उसका जो मेन मैनेजर वगैरह होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रेंट आपको देना है, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आपका ऑफिस है, ऑफिस के मेंटेनेंस का खर्चा, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा, और ऑडिट की कोई फीस हो, है ना, ऑडिट आपने करवाया हो, या कोई लीगल एक्सपेंसेस है, तो सारे के सारे इनको ही करने होंगे, जनरल मैनेजमेंट को ही। तो ये सारा का सारा खर्चा किस में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से, इसीलिए हम इसको वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी ओवरहेड भी बोलते हैं ना, क्योंकि आप जो कुछ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, है ना, आपने कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है, मतलब जहाँ मेन काम हो रहा है, जहाँ हो रहा है क्या, प्रोडक्शन, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, तो वो खर्चे प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाएंगे। जैसे आपकी फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, फैक्ट्री की लाइटिंग का खर्चा, है ना, फैक्ट्री में हीट वगैरह का खर्चा, और फैक्ट्री के जो क्लर्क हैं उनकी सैलरी वगैरह। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है। ओवरहेड को कैसे हम अब्जॉर्ब करेंगे, तो उसकी रेट भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि आपने कोई भी कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डिफरेंट यूनिट में, वही चीज़ क्या कहलाती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाती है, और वो चीज़ भी आपकी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आएगी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ ली हमने, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, और डेफिनेशंस अभी पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में क्या है, मतलब क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन यूज़ होंगे, राइट। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जब आप कोई चीज़ खरीदोगे, कोई भी चीज़, है ना, क्योंकि ओवरहेड से रिलेटेड है तो इनडायरेक्टली आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, तो प्रोक्योरमेंट का मतलब ही परचेजिंग होता है। तो वो आप इनवॉइस प्राइस या फिर एग्रीड प्राइस, जितने में आपकी सहमति हुई है, या तो उस पर लिखोगे, या फिर उस, अच्छा हाँ, इस पे तो लिखोगे, और साथ में ड्यूटीज़ और जो भी टैक्सेस है और जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो भी आप उसमें लिखोगे कोस्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। पूरा खर्चा आप लिखोगे, जो भी आपको सब्सिडी मिली है, ग्रांट मिली है, दान वगैरह, है ना, इंसेंटिव, तो उनको घटा दिया जाएगा। मतलब आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो और उसके बदले में आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है ना, छूट वगैरह, तो उसको जो है घटा दिया जाएगा, वो उसमें शामिल नहीं होगी, है ना, माइनस कर दिया जाएगा। अब नॉर्मल कॉस्ट है या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट है, या फिर कोई फाइन लग गया, कोई पेनल्टी लग गया, आप लेके आ रहे थे सामान की, डैमेज वगैरह होगी, तो ये सारे खर्चे जो है वो कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं लिखे जाएंगे, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और कोई भी कुछ भी आपने कुछ नई चीज़ खरीदी है, या फिर
किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो उसका जो सिर्फ नॉर्मल रीज़न होगा वो ही सुना जाएगा। अब नॉर्मल रीज़न जो है वो नहीं सुना जाएगा, मतलब नॉर्मल रीज़न ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। क्रेडिट एंड रिकवरी, आपने कोई उधार में ली है, उसको रिकवर कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें जो क्या है आप डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड में। और अगर चेंजेस ज़रूरी है तो एज़ पर लॉ, अगर वो ज़रूरी है तभी हम उसको लिखेंगे कोस्ट स्टेटमेंट में, तभी चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंटेशन, कैसे क्या क्या प्रेजेंट करेंगे। तो हम एक सेपरेट कोस्ट हेड बनाएंगे, मतलब अलग अलग कोस्ट के लिए, जैसे मटेरियल के लिए अलग हो गया है ना, एक्सपेंसेस के लिए अलग हो गया, लेबर के लिए अलग हो गया, इनडायरेक्ट वाली जो है, तो अलग अलग कोस्ट हेड बनाएंगे और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, और फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी बना सकते हैं, ताकि समझ में आ सके कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। और जो भी मटेरियल है उसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो बिहेवियर वाइज और एलिमेंट वाइज, मतलब जैसे जो है उस हिसाब से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन डिस्क्लोजर, कोस्ट स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी असाइंड अकॉर्डिंग टू कोस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कोस्ट जिस मटेरियल की जितनी कॉस्ट आ रही है उस हिसाब से हम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में लिख देंगे। अब नॉर्मल कॉस्ट इसका पार्ट नहीं होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। कोई भी ग्रांट सब्सिडीज़ है वो डिडक्ट हो जाएगी, ये भी पढ़ चुके हैं। रिकवरी और क्रेडिट है, ये भी, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ सिग्निफिकेंट और क्वान्टिफिएबल, यानी काम की जो चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो ही डिस्क्लोज होगी, और चेंजेस एज पर लो। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो चुका है, एंड आई थिंक ये थोड़ी बड़ी ही होगी, है ना, देखे तो 12 मिनट की होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कर लेंगे, क्योंकि अभी आप इसमें 3 ही अच्छे से समझो और करो, क्योंकि एक एक जो स्टैंडर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पेपर में जो है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 22 तक कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। तो फिर एक एक को बहुत अच्छे से करना है आपको। एंड ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करना ना भूलें अपने क्लासमेट्स के साथ, और आप कमेंट भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।